हेलो दोस्तों, बिग न्यूज़ पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। क्या कहा है? राज्यों को खदानों खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार है, रॉयल्टी कर नहीं। ये है सुप्रीम कोर्ट का वाक्य। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों के संवैधानिक अधिकार की पुष्टि की है। आज सुनाए गए फैसले में यह भी कहा गया कि निकाले गए खनिजों पर देय रॉयल्टी कर नहीं है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा लिखित तथा न्यायमूर्ति ऋषिकेश, न्यायमूर्ति अभय S ओका, न्यायमूर्ति JB पादरीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा तथा न्यायमूर्ति अंगस्टन जॉर्ज मसीही द्वारा सहमति व्यक्त किए गए 8-1 के बहुमत वाले फैसले में यह भी कहा गया कि निकाले गए खनिजों पर देय रॉयल्टी कोई कर नहीं है। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत के लिए फ्लोटिंग परेड। टोक्यो में पदक तालिका में सुधार की कोशिश करेगा भारत। फ्रांस की राजधानी पेरिस 2024 ओलंपिक की शानदार शुरुआत के लिए तैयार हो रही है, जिसका उद्घाटन समारोह इस शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे सीन नदी पर होगा। यह फ्लोटिंग परेड जॉर्डन टेस प्लांट्स के बगल में स्थित ऑस्ट्रेलिट्स पुल में शुरू होगी और ट्रोकाडेरो पर समाप्त होगी, जहां ओलंपिक प्रोटोकॉल के शेष तत्व और अंतिम शो होंगे। कार्यक्रम 3 घंटे से अधिक समय तक चलने वाला है। शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को लिवर में पनपने से रोकने के तरीके बताए हैं। ETH ज्यूरिख के शोधकर्ताओं ने कैंसर मेटास्टेसिस के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण खोज की है, जो संभवतः कोलोरेक्टल कैंसर को यकृत तक फैलाने से रोकने के लिए नए उपचार का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेचर में आज प्रकाशित एक अध्ययन में ETH ज्यूरिख के बेसल परिसर में बायोसिस्टम विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के एंड्रियास मूर के नेतृत्व में एक टीम ने प्रमुख आणविक तंत्रों की पहचान की है, जो कोलेक्ट्रल कैंसर कोशिकाओं को यकृत में बसने की अनुमति देते हैं। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रयास तेज कर रहा है, सरकार ने ये बात कही है। पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में भारत की जलवायु परिवर्तन स्थिति और अनुकूल प्रयासों पर व्यापक जानकारी दी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियों ने स्पष्ट रूप से वैश्विक तापमान में वृद्धि की है, जिसके कारण 2011-2020 के दशक में तापमान 1850-1900 के स्तर से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। रिपोर्ट में दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र, जल और खाद्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्थाओं पर व्यापक प्रभावों की चेतावनी दी गई है। भारत और ब्रिटेन ने प्रौद्योगिकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर साझेदारी की। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने भारत की अपनी पहली यात्रा के दौरान ब्रिटेन भारत प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल का अनावरण किया, जो सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लैमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की। चर्चा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बनर्जी की टिप्पणी लोगों को भ्रमित कर सकती है, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने यह बात बोली है। समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश UNB की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत सरकार के साथ संवाद किया है और कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सोशल मीडिया पर टिप्पणी लोगों में भ्रम पैदा कर सकती है। विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि उनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, हमारे बीच गहरे संबंध हैं, लेकिन उनकी टिप्पणियों ने कुछ हद तक भ्रम पैदा किया है और गुमराह होने की गुंजाइश है। आसियान ने वैश्विक भू रणनीति और भू आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की। 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक गुरुवार 25 जुलाई को जारी रही, जिसमें मंत्रियों ने एक रिट्रीट सत्र के लिए बैठक की तथा वैश्विक रणनीति और अर्थशास्त्र में बदलाव के बीच लाओस के विदेश मंत्री ने पूर्ण अधिवेशन में उद्घाटन भाषण दिया। विदेश मंत्री सैन्य शासित म्यांमार में चल रहे उस संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा करेंगे जो गृह युद्ध में बदल गया है और जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इसके कारण 2.6 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं।
हमारे देश को एकजुट करने का सबसे अच्छा तरीका। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने के फैसले के बारे में बताया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि अपने पुनर्निर्वाचन अभियान को छोड़ना और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में समर्थन देना देश को एकजुट करने और लोकतंत्र को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, भले ही वह दूसरे कार्यकाल जीतने की महत्वाकांक्षा रखते हों। रविवार को राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी समाप्त करने की बाइडेन की घोषणा जून में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई। इस असफल बहस के बाद हुई थी, जिससे रिपब्लिकन उम्मीदवार को हराने की उनकी क्षमता या सफल होने पर 4 साल और सेवा करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठने लगे थे। ब्रिटेन के विदेश सचिव लैमी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। ब्रिटेन के विदेश मामलों के सचिव डेविड लैमी ने बुधवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह यात्रा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में ब्रिटेन में नवनिर्वाचित लेबर सरकार की पहली उच्च स्तरीय मुलाकात है, जो ब्रिटेन भारत साझेदारी पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को व्यापक और गहरा बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्टारमर द्वारा की दी गई प्राथमिकता की सराहना की। नेताओं ने द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल, पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते FTA को संपन्न कराने की इच्छा पर विशेष जोर देते हुए संबंधों को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इराक ने 2 साल के प्रतिबंध के बाद नई जलवायु अनुकूल किस्म के साथ चावल की खेती फिर से शुरू की। इराक ने जल की कमी के कारण 2 साल के प्रतिबंध के बाद चावल की खेती पुनः शुरू कर दी है तथा वह इस अनाज की ऐसी प्रजाति का परीक्षण कर रहा है जो परंपरागत रूप से उगाई जाने वाली प्रजातियों की तुलना में कम पानी की खपत करती है। कृषि उप मंत्री महदी सहर अल जुबैरी ने राइटर्स को बताया कि देश ने इस मौसम में चावल की खेती के लिए 150 वर्ग किलोमीटर 58 वर्ग मील क्षेत्र निर्धारित किया है और 1.5 लाख टन उपज का अनुमान लगाया है, क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि भारी सर्दियों की वर्षा और तुर्की से अधिक पानी के प्रवाह के कारण पानी अधिक प्रचुर है। दिल्ली की अदालत ने 1996 के लाजपत नगर विस्फोट के 28 साल बाद गिरफ्तार आरोपी को जमानत दी। दिल्ली की अदालत ने 1996 के लाजपत नगर बम विस्फोट मामले के आरोपी मेहराजुद्दीन भट्ट उर्फ जुबैर को घटना के करीब 3 दशक बाद जमानत दे दी है। भट्ट को फरवरी 1997 में भगोड़ा घोषित किया गया था और उसे 9 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने मंगलवार 23 जुलाई को भट्ट को नियमित जमानत प्रदान की तथा उन पर कई शर्तें लगाई, जिनमें अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने पर प्रतिबंध भी शामिल था। खेलों के लिए रिकॉर्ड आवंटन, खेलो इंडिया और डोपिंग रोधी प्रयासों को बढ़ावा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए भारत को एक बेहतरीन खेल राष्ट्र बनाने के लिए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। इस साल खेल क्षेत्र को रिकॉर्ड 3,442 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले साल के 3,396 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण फोकस युवा विकास पर है, जिसमें भारतीय खेल समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए ज़मीनी स्तर की पहल और कौशल वृद्धि के लिए पर्याप्त निवेश की योजना बनाई गई है। सरकार की प्रमुख परियोजना खेलो इंडिया, जो ज़मीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देती है, प्राथमिक लाभार्थी के रूप में उभरी, जिसे अपने मिशन को जारी रखने के लिए मजबूत समर्थन मिला। नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के दौरान इजरायल ने गाज़ा में नए हमले शुरू किए। इजरायली सेना ने बुधवार को गाजा पट्टी में नए छापे मारे। यह घटना प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने से कुछ घंटे पहले हुई। निवासियों ने बताया कि नवीनतम इजरायली हमलों ने दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के पूर्व में स्थित कस्बों में घरों को नष्ट कर दिया तथा हजारों लोगों को शरण लेने के लिए पश्चिम की ओर जाने को मजबूर होना पड़ा। फ़िलिस्तीनी नागरिक आपातकालीन सेवा ने कहा कि उन्हें खान यूनिस के पूर्व में बानी सुहेला में अपने घरों में फंसे निवासियों से संकटपूर्ण कॉल प्राप्त हुए थे, लेकिन वे शहर तक पहुंचने में असमर्थ थे। ट्रंप ने हैरिस के खिलाफ लड़ाई को उत्तरी कैरोलिना की रैली में ले गए।
डोनाल्ड ट्रंप अब तक किनारे से देख रहे हैं कि कैसे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने संभावित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में कदम रखकर डेमोक्रेटिक को उत्साहित और फिर से सक्रिय कर दिया है। बुधवार को ट्रंप फिर से खेल में शामिल हो गए। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप हैरिस के 2024 के चुनाव में उनके लगभग निश्चित डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी के रूप में उभरने के बाद से अपनी पहली अभियान रैली करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति उत्तरी कैरोलिना के शार्लेट में एक कार्यक्रम में दिखाई देंगे, जो एक ऐसा राज्य है जो 5 नवंबर के चुनाव में एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र होगा। कांगो के विस्थापन शिविरों में एमपॉक्स वेरिएंट के फैलाने से बच्चों पर खतरा। कांगो के विस्थापन शिविरों में एमपॉक्स वेरिएंट के फैलने से बच्चों पर खतरा। एमपॉक्स फुंसियों के निशान 7 वर्षीय ग्रेस काबूओ के चेहरे पर तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के गोमा के निकट विस्थापित लोगों के शिविर में खेलने वाली उसकी कुछ सहेलियों के चेहरे पर अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ग्रेस वायरस से ठीक हो गई हैं। उसकी मां डेनिस कोहेंडिंगो का कहना है कि उन्हें अभी पता नहीं है कि इस महीने की शुरुआत में उनकी बेटी कैसे संक्रमित हुई। दुनिया ने लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड तोड़ा। यूरोपीय संघ की निगरानी एजेंसी के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार सोमवार 22 जुलाई एक बार फिर अब तक का सबसे गर्म दिन रहा, जबकि रविवार 21 जुलाई को यह खिताब हासिल हुआ था। कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार वैश्विक औसत सतही वायु तापमान बढ़कर 17.15 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जो रविवार के सीमांत रिकॉर्ड से 0.06 डिग्री अधिक है। कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा 1940 से इस तरह के पैटर्न पर नज़र रख रही है। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।